जिस फूल को हम मार्च से मई माह के बीच खिलते हुए देखते हैं वह फूल इन दिनों खिलने लगे तो कैसा लगेगा। जरा सोचिए, यह कोई शुभ समाचार नहीं है बल्कि चिंता का विषय है और इसका कारण हिमालय में हो रही बढ़ती मानव गतिविधियों को माना जा रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर माना जा रहा है, जिससे समय से पहले ही हर चीज होने लगी है। यह भविष्य के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। ऐसे में पर्यावरणविद से लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक भी अब चिंता में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कुछ सालों से मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समय से बारिश नहीं हो रही है तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी कम ही देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रकृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता के जंगलों में बुरांस के फूल समय से पहले दिखने लगे हैं। बुरांस के खिलने का समय मार्च से मई माह के बीच होता है, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण और हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही मानव गतिविधियों के चलते इसका असर बुरांस पर पड़ रहा है। समय से पहले बुरांस के फूलों के खिलने से जहां स्थानीय लोग अचंभित हैं, वहीं पर्यावरणविद और पर्यावरण वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। समय से पहले खिल रहे बुरांस के फूलों की लालिमा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन यह भविष्य के लिए किसी भी अशुभ संकेत से कम नहीं है। कई 2-4 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बुरांस है, जो हमारा हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो जा रही है, जबकि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है, वो फरवरी लास्ट से और मार्च 15 तक होता है। क्योंकि अभी इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब लोग जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गर्मी मार्च अप्रैल में होती है वो दिसंबर में ही हो जा रही है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही। अब इसको बोलते हैं प्री मैच्योर फ्लावरिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि फ्लावर पहले ही खिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसमें पॉलिन नहीं बन पाता है, उसके फ्रेग्रेंस में कमी आती है। तो कहीं ना कहीं जब इसमें सीड नहीं बनेगा, सीड बनने की प्रक्रिया अनमैच्योर रहेगी, तो हमारी जो स्पीसीज है वो खतरे की कगार पे आ जाएगी। और दूसरा, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं बनेगा। फ्लावर तो खिल जाएगा लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं बनेगा, तो ये जो इंसेक्ट हैं, जो मधुमक्खियां हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विखंडन आएगा। तो इसका जो खतरा है स्पीसीज को तो है, हमारे पौधों को तो है, लेकिन जो हमारी मधुमक्खियां हैं, जो हमारे कीट पतंगे हैं, उनको पॉलिन नहीं मिल पाएगा, वो शहद नहीं बना पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीसीज भी खतरे पे आएंगी। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है सारे वैज्ञानिकों के लिए, सारे बॉटनिस्ट के लिए, क्योंकि जो ये जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी वनस्पति पर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी वनस्पतियों की ये जो प्रजातियां हैं ये खतरे की कगार पे ना आ जाएं। ये जहाँ तक हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन कर चुके हैं वैज्ञानिक कि 2080 तक 3.5 और 3.8 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 15-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कई पौधे, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बुरांस का नाम लिया, तो उसमें एडवांसमेंट ऑफ द फ्लावर, तो जो फ्लावर है वो पहले आ जा रहा है 2 महीने 2.5 महीने, और ये कई बार इसी साल नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से कई जगहों पे ये रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ केवल बुरांस नहीं बल्कि कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो और उसके हाई एल्टीट्यूड एरियाज में पाए जाते हैं, जिसमें उसमें एलियम स्टेचाई है, थ्रोसेरिया कॉस्टस है, थ्रोसेरिया की एक दूसरी प्रजाति है फैन कमल जिसको कहते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग 20 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट की गई है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा उच्च हिमालयवर्ती क्षेत्र हैं, तो ये स्नोफॉल का, तो जो टोटल स्नोफॉल जो एक्युमुलेट होती है वो पिछले 4 और 5 महीनों के अंदर विंटर में, वो उसमें भी कमी आई है। यदि हम जाते हैं मई जून में, जब हमने पिछले कई साल पहले काम किया था ट्रांसह्यूमेंस कमेटी, वो क्या कमेटी थी यूपी वैली में, तो उनका ये मानना था कि जो बर्फ गिरती है उसका वॉल्यूम और जो क्वांटम है उसमें कमी आई। हिमालय क्षेत्रों में बुरांस के पेड़ों पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, साथ ही करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोपता में हिमालय की इन कंदराओं में पाया जाने वाला स्तनपायी जानवर, जिसे हिमालय पिका कहा जाता है, इसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इनका जीवन काफ़ी जटिल होता है। हिमालय पिका मुख्य रूप से चट्टान की दीवारों, पेड़ों के कोटर या रास्तों की दीवारों में बनी दरारों में रहता है। वे अपने करीबी चचेरे भाई खरगोश के समान दिखते हैं, लेकिन इनके कान छोटे होते हैं। ज़्यादातर ये पहाड़ी ढलानों पर रहना पसंद करते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के
अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका भोजन जड़ी बूटियां व घास की सैकड़ों पत्तियां हैं, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रही मानव गतिविधियों ने इसका मुंह का स्वाद ही बदल कर रख दिया है। चोपता तुंगनाथ घूमने आने वाले पर्यटक जगह जगह चिप्स और खाने का अन्य सामान छोड़ देते हैं, जिसके कारण इन चीज़ों को खाने से इसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। बुग्यालों में जैव विविधता को बनाए रखने में यह जानवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये जो बुग्याल है, तुंगनाथ चोपता जो है हाईली सेंसिटिव बुग्याल है और खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत अच्छा लैंडस्केप है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो पर्यटन जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लोग प्रकृति का दीदार करने के लिए कम आते हैं और अपना निजी जो उनका स्वार्थ होता है, निजी जो उनका इंजॉय होता है, उसके लिए वो ज़्यादा आते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रकृति से जुड़ने का जो एक काम होता है, प्रकृति से जुड़ने के लिए जब वहाँ पे इंसान जाता है तो वो नहीं जुड़ पाता है। वो अपने साथ जो गार्बेज ले जाते हैं वो वहाँ फेंक देते हैं। इसका कोई वहाँ पे आज तक में इतनी बार चला गया, इसका कोई सॉलिड वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है कि जो गार्बेज वो पर्यटन वहाँ पे ले जा रहा है उसको एक जगह पे डिस्पोज करके उसको प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए। तो वहाँ पे जो तुंगनाथ चोपता है वहाँ पे एक बहुत ही रेयर स्पीसीज पाई जाती है जिसको पाइका बोलते हैं, इसको कटे पूछ का चूहा भी बोलते हैं, टुंडा भी बोलते हैं। ये वहाँ के बुग्याल में पाया जाता है। अब होता क्या है, जब वहाँ पर्यटक जाता है वो चिप्स के पैकेट वहाँ पे फेंक देता है, अपने बिस्लरी की बोतल वहाँ पे फेंक देता है, तो उससे बुग्याल तो खराब होता ही होता है क्योंकि प्लास्टिक तो सड़ता ही नहीं। लेकिन उस बुग्याल में जो वन्य जीव पाए जाते हैं, उस बुग्याल के अंदर जो वन्य जीव पाए जाते हैं उन पे भी इसका असर पड़ रहा है। और पाइका जो प्रजाति है जो इकोसिस्टम को, हिमालय इकोसिस्टम को ठीक रखती है, वो कहीं ना कहीं खतरे की कगार पे आ गई है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ पर्यटकों से कि वो प्रकृति से जुड़ने वाला अपना जो रवैया बनाए, प्रकृति से जुड़े, हिमालय का दीदार करें और इस तरीके से प्लास्टिक को ले जाके वहां पे न डालें। हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से जहां मेडिसिनल पौधों को खतरा पैदा होने लगा है, वहीं बुग्यालों में जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हिमालय पिकिया के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पर्यावरणविद और पर्यावरण वैज्ञानिक भी मानते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार को इस और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हिमालय पिका और बुरांस के पेड़ों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जितने भी पर्यावरणीय गतिविधियां होती हैं, चाहे वो बुग्यालों में हो, चाहे वो हिमालय में हो, चाहे वो विकास हो, सबके लिए जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, इन्होंने अपने एक नियम बनाए हैं कि अगर आप हिमालय में जा रहे हैं तो वहां पे आप कैसे रहेंगे। इन सब के लिए नियम बने हुए, लेकिन ये नियम व्यावहारिक जीवन में नहीं लागू किए जाते हैं क्योंकि जब पर्यटक जा रहा है, वो जब वहां पे गार्बेज लेके जा रहा है तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि उनको सख्त इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि जो वहाँ पे अपने कैंपिंग करा रहे हैं, जिन लोगों के यहाँ पे होटल्स हैं, जिन लोगों के वहाँ पे टेंट हैं, जिन लोगों के यहाँ पे साइटर्स हैं, उन लोगों को सख्त निर्देश होने चाहिए कि जो भी पर्यटक आपके पास ठहरेगा उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। गार्बेज जो अपने साथ लेके जाता है उसको प्रॉपर फाइन होना चाहिए। और ये तो तुंगनाथ चोपता तो एक केदारनाथ वन्य अभयारण्य है, ये तो एक सेंचुरी है, हाईली सेंसिटिव जोन है। अब कहीं ना कहीं हम पर्यटक के रूप में जो हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को खत्म करने पे आ गए हैं। आप बुग्यालों की स्थिति खराब हो गई है। आप चाहे औली का बुग्याल ले लो, आप चाहे बेदनी बुग्याल ले लो, आप चाहे केदारनाथ का पुआली, आप चाहे पुआली कांठा ले लो, केदारनाथ के जो आसपास के जो बुग्याल हैं वो सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, खिसक रहे हैं क्योंकि घास तो सूख गई ना। बुग्याल की घास होती है वो मौज थी, वो सूख गई है। इतना वहां पे प्लास्टिक फेंक दिया, वो दोबारा 20 साल तक नहीं हो पाएगी, तो वो जो जमीन है वो तो खिसकेगी। तो मैं ये कहता हूं कि राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा हिमालय है ये इस देश का भाग है भाई। अगर हिमालय नहीं होगा तो देश जो है बर्बादी की कगार पे आ जाएगा क्योंकि पानी के स्रोत हमारे हिमालय से निकलते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे हिमालय से निकलती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और जो भी नियम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के, उनको तत्काल प्रभाव में लागू किया जाना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं चोपता की खूबसूरत वादियों में और चोपता की जो वादियाँ है बेहद ही खूबसूरत है। पर लेकिन यहाँ पर एक जो चिंता का विषय लगा, एक जो सोचने की बात लगी रास्ते में चोपता मार्ग पर, चोपता से बस कुछ ही किलोमीटर हम पहले हैं पर, लेकिन ये यहाँ पे एक सोचने का विषय यह हो रहा है कि हमें बुरांस का फूल दिखा। यह बुरांस का जो फूल है वह मार्च से अप्रैल के माह देखा जाता है, उसी समय यह बुरांस का फूल खिलता है। पर लेकिन यह बुरांस का फूल जो है इसी महीने हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हिमालय में जो गड़बड़ी हुई है, हिमालय में परिवर्तन हुआ है, उस कारण यह संकेत मिले हैं कि यह पहले ही खिल चुका है।
कह सकते हैं कि जो नया साल शुरू हुआ है हमारा, इस साल ना बारिश हुई है ना ज़्यादा बर्फबारी हुई है। हिमालय के जो ऊंचाई से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहीं पर बर्फबारी देखने को मिली है, जबकि नीचे जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी कम मात्रा में हुई है। चोपता में भी बर्फबारी हुई है, पर लेकिन इतनी बर्फबारी नहीं हो पाई है जिसका हमें इंतजार था, या पर्यटकों को इंतजार था, या फिर सैलानियों को इंतजार था। कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन हुआ है। मौसम परिवर्तन के चलते जो बुरांस का फूल है वह समय से पहले खिल चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण प्रेमी है, वह भी चिंतित है कि यह फूल समय से पहले क्यों खिल रहा है। यह भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक अशुभ संकेत है। अगर इस फूल को बचाया नहीं गया तो इस फूल के कई लाभ हैं। इस फूल से आप हार्ट के जो मरीज हैं वह इसका जूस का सेवन करते हैं। इस फूलों का सेवन करने से, इन फूलों से हार्ट के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलता है। तो ऐसे में हमारी सरकार को और पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को सोचने की जरूरत है। एक ठोस रणनीति या ठोस नीति बनाने की जरूरत है कि जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जहाँ पे हमें ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जिनसे हमारे जो शरीर में है ऊर्जा मिलती है या हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, इन जड़ी बूटियों को कैसे बचाया जा सके। अगर समय रहते इनको नहीं बचाया जा सका तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचने वाला है। हमारा हिमालय कहीं ना कहीं खतरे में है। रोहित डिमरी।